हाय गाइस, आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है एच इंडेक्स 2। तो बाइनरी सर्च कंसेप्ट के ऊपर ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम रहेगा आज। और जैसा कि मेरी गारंटी रहती है तुमसे कि अगर तुम एंड तक इस पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखते हो तो बाइनरी सर्च का कोई भी प्रॉब्लम हो तुम उसे सॉल्व कर पाओगे। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक साइटेशंस एरे दे रखा है, ठीक है, जिसे कि मैं सी से दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमें एक साइटेशंस एरे दे रखा है। इसका वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ C1 C2 डॉट डॉट CI सो ऑन CN। अब यहाँ पे ये CI क्या बता रहा है? तो CI बता रहा है नंबर ऑफ साइटेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ citations given to a researcher for the ith paper, ठीक है, for the ith paper। ठीक है, तो देखो हमें इस प्रॉब्लम में एक साइटेशंस एरे दे रखा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू C1 C2 CI अप टू CN है। ये CI हमें क्या बता रहा है? CI हमें बता रहा है कि रिसर्चर को ith पेपर के लिए कितना साइटेशन मिला है। ठीक है, अभी हो सकता है तुम्हें ये स्टेटमेंट ना क्लियर हो रहा हो, बट जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो तुम्हें हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां तक हमें चीजें समझ में आ रही हैं। अब इस प्रॉब्लम में हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है रिसर्चर का एच इंडेक्स। ठीक है, हमें निकालना है रिसर्चर का एच इंडेक्स। ठीक है, अब एच इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, एच इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है? तो प्रॉब्लम में ही बता रखा है कि एच इंडेक्स का डेफिनेशन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, सच दैट, ध्यान से सुनना, सच दैट रिसर्चर हैज पब्लिश्ड एटलीस्ट एच पेपर। ठीक है, एटलीस्ट, सॉरी ये हमारा टी है, ठीक है, एटलीस्ट एच पेपर। ठीक है, अब यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, हर एक पेपर एटलीस्ट एच टाइम्स साइटेड होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट एच टाइम्स साइटेड। ठीक है, साइटेड होना चाहिए। तो फिर से मैं तुम्हें बताता हूं कि हमें इस प्रॉब्लम में रिसर्चर का एच इंडेक्स निकालना है। और एच इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है? एच इंडेक्स का डेफिनेशन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच सच दैट रिसर्चर पब्लिश करे एटलीस्ट एच पेपर। ठीक है, और हर एक पेपर साइटेड होना चाहिए एच टाइम्स तक। ठीक है, तो ये गाइस हमारा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। अब एक हम एग्जाम्पल लेंगे और ये जो भी साइंटिफिक टर्म्स और जो हेवी इंग्लिश यूज किया गया इसमें उसको क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक एग्जाम्पल लेता हूं। तो ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, साइटेशन एरे का वैल्यू क्या है? 01356। ठीक है, तो मेरा साइटेशंस एरे का वैल्यू है 01356 और 6। ठीक है, ये मेरा साइटेशंस एरे का वैल्यू है। अब देखो, अब प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में बोला है कि ये साइटेशंस एरे हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि ith पेपर के लिए रिसर्चर को कितना साइटेशंस मिला है। ठीक है, तो अगर मैं पेपर यहाँ लिखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पेपर लिखूँ और इसकी नंबरिंग कर दूँ, ये फर्स्ट पेपर, ये सेकंड पेपर, ये थर्ड पेपर, ये फोर्थ पेपर, ये फिफ्थ पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के लिए 0 साइटेशंस मिला है रिसर्चर को, सेकंड पेपर के लिए 1 साइटेशंस मिला है रिसर्चर को, थर्ड पेपर के लिए 3 साइटेशंस मिला है एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रिसर्चर का एच इंडेक्स। ठीक है, हमें निकालना है रिसर्चर का एच इंडेक्स। और इसका डेफिनेशन क्या था?
ठीक है, इसका डेफिनेशन था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच सो दैट कि कम से कम एच पेपर पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट एच पेपर, ठीक है, एच पेपर पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैं पेपर लिख देता हूँ, एटलीस्ट एच पेपर पब्लिश होना चाहिए और हर एक पेपर एटलीस्ट सी टाइम, ठीक, सॉरी, एटलीस्ट एच टाइम साइटेड होना चाहिए। ये हमारा डेफिनेशन है, ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है एच इंडेक्स का। तो अब एक चीज देखो, एच इंडेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एच इंडेक्स डिपेंड कर रहा है पेपर पे, ठीक है। एक यहाँ पे दिख रहा है हमें, पेपर पे ये डिपेंड कर रहा है और क्या बोल रहा है कि हमें एच का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है सो दैट कि कम से कम एच पेपर पब्लिश हो, ठीक है। ये गाइस टी है, ठीक है, कम से कम एच पेपर पब्लिश हो। अब देखो यहाँ, अब प्रॉब्लम में हमारा मैक्सिमम पेपर कितना है? मैक्सिमम पेपर 5 ही है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम पेपर, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। मैक्सिमम पेपर हमारा 5 ही है, उससे ज्यादा पेपर नहीं है। और ये जो डेफिनेशन है एच इंडेक्स का, वो यहाँ पेपर पे डिपेंड कर रहा है। कि कैसे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि बोल रखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच, जिसमें कि कम से कम एच पेपर पब्लिश हो। तो 5 से ज़्यादा पेपर ही नहीं है, तो 6 पेपर तो कभी पब्लिश होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो पेपर का काउंटिंग है उतना ही रेंज है मेरा एच इंडेक्स के वैल्यू का। समझना ध्यान से, एकदम जेन्युइन बात है ये, ठीक है। तो टोटल पेपर मेरा कितना है? पेपर है मेरा 1 से लेकर के 5 तक। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो एच इंडेक्स जो हमें निकालना है, ये 1 to 5 के बीच का ही एक वैल्यू होगा, ठीक है, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगा। ये हम कैसे पता किए? डेफिनेशन से। खुद प्रॉब्लम में बोल रखा है हमें मैक्सिमम ऑफ एच निकालना है सो दैट कम से कम एच पेपर पब्लिश होना चाहिए। तो भाई मेरा प्रॉब्लम में पेपर इस एग्जाम्पल के लिए 1 to 5 ही तक है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो तुम, अब हमें एक बार पता चल गया कि 1 से लेकर के 5 तक में ही मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, ठीक है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, जिसमें कि हम क्या करेंगे, हम 1 to 5 तक का एक लूप लगाएंगे, ठीक है। अब सपोज करो कोई वैल्यू मेरा आई आया, ठीक है, 1 to 5 के लिए हम एक वेरिएबल, ठीक है, 1 to 5 के लिए हम एक वेरिएबल आई बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा आई कब मेरा आंसर हो सकता है? तो सिंपल है, अगर लेट सपोज करो आई का वैल्यू 3 है, ठीक है, आई का वैल्यू 3 है, तो हमें चेक करना है कि क्या 3 मेरा आंसर बनेगा। तो 3 मेरा कब आंसर बनेगा? जब कम से कम 3 पेपर क्या होना चाहिए? पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो लेट सपोज करो कि 3 पेपर मेरा ये तीनों पब्लिश हो गया। और क्या बोला है कि हर एक पेपर कम से कम 3 बार साइटेड होना चाहिए। तो देखो ये साइटेशन एरे हमें दे रखा है, तो अगर हम इस 3, 4, 5 नंबर वाले पेपर को अगर लेते हैं तो इसमें हर एक पेपर मेरा 3 बार कम से कम साइटेड है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 3 मेरा एक आंसर है। अभी हम एक आंसर बोल रहे हैं, अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही सीओटी में आंसर है। क्यों? क्योंकि एच इंडेक्स का डेफिनेशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ठीक है 3 मेरा आंसर हो गया, तो हम एक आंसर वेरिएबल में 3 को स्टोर कर लिए, ठीक है। बट अगर मान लो अभी हम लूप लगाते हुए आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो 3 के बाद हमारा आएगा 4। अगर 4 भी मेरा आंसर में पॉसिबल है, यानी कि अगर इन दोनों कंडीशन को अगर 4 मेरा सेटिस्फाई करता है, तो ऑब्वियसली आंसर में 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 3 से ज्यादा है 4 और एच इंडेक्स का डेफिनेशन है मैक्सिमम ऑफ एच। समझ रहे हो तुम बात? ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है। अब एक चीज मैं जो तुम्हें बताना भूल गया, ठीक है, वो ये है कि ये जो साइटेशन एरे है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्टेड है। अब जब सॉर्टेड टर्म आए तो आदमी के दिमाग में एक चीज आना चाहिए और वो है हमारा बाइनरी सर्च, कि क्या हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये सवाल है मेरा, ठीक है। तो आओ देखते हैं
इस प्रॉब्लम में हम बाइनरी सर्च को लगा पा रहे हैं कि नहीं यार, लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार और मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं वो साइटेशंस एरे लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो साइटेशंस एरे का वैल्यू क्या क्या था, 0 1 3 5 एंड 6। ठीक है, और पेपर का मैं नंबरिंग यहाँ पे करूँगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा पेपर का नंबरिंग हो गया। ठीक है, और अभी तक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि रिसर्चर का एच इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं क्योंकि वो टाइम लगेगा बार बार लिखने में। तो डेफिनेशन यही है कि मैक्सिमम ऑफ एच, सो दैट कि कम से कम एच पेपर पब्लिश हो और हर एक पेपर एच टाइम साइटेड हो। ठीक है, तो देखो बाइनरी सर्च लगाने के लिए सबसे पहले हमें तैयार करना पड़ेगा सर्च्ड स्पेस। ठीक है, सर्च्ड स्पेस, इसका मतलब क्या है कि किस स्पेस में हमें सर्च करना है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा सर्च स्पेस होगा हमारा। तो देखो सर्च स्पेस अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, सर्च स्पेस का मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है उसका हमें स्पेस पता करना है कि किस रीजन में आंसर डेफिनेटली लाई करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो रिसर्चर का एच इंडेक्स है वो नंबर ऑफ पेपर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पेपर हमारे पास कितना है, 1 से लेकर के 5 तक इस केस के लिए, है ना, 1 से लेकर के 5 तक इस केस के लिए हमारा पेपर है। तो यही तो हमारा सर्च स्पेस है कि मेरा आंसर इन्हीं में से किसी एक वैल्यू का होगा। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू मेरा आंसर बनेगा। ये हमने कैसे पता किया, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से, क्योंकि प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से ही ये चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना सर्च स्पेस बना लेता हूँ और सर्च स्पेस के लिए हम 2 वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, लो, तो लो क्या होगा, स्टार्टिंग पेपर का काउंट। ठीक है, जो कि कितना है 1। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। अब हाई हमारा क्या होगा, हाई हमारा होगा, हाई को क्या हम ये लिख सकते हैं, हाई को हम ये लिख सकते हैं सी डॉट साइज। ठीक है, सी डॉट साइज, इसका मतलब क्या है कि साइटेशन एरे का जो साइज है वो हमारा हाई होगा। ठीक है, तो साइटेशन एरे का हमारा साइज क्या है 3 to 5, और देखो यहाँ 5 है। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ith पेपर के लिए कितना साइटेशंस मिला है रिसर्चर को। तो ये 3rd पेपर है, तो टोटल पेपर कितना होगा, जो साइटेशन एरे का साइज है ना। तो देखो हमारा सर्च स्पेस इजिली निकल गया लो से लेकर के हाई तक। ठीक है, लो से लेकर के हाई। अब देखो ये हमने सबसे पहला काम कर लिया, सर्च स्पेस निकालना। ठीक है, अब हमारा सेकंड काम क्या होगा, सेकंड काम होगा हम मिड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू क्या होता है, मिड वैल्यू होगा लो प्लस हाई। ठीक है, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब सिंपल ऐसे समझो, अगर ये मेरा लो है, ठीक है, अगर ये मेरा लो है और ये मेरा हाई है, ठीक है, ये मेरा हाई है, तो मिड कहीं बीच में होगा। तो ये कैसे निकाल लेंगे मैथमेटिक्स से, लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है, मिड आ गया हमारा। ठीक है, मिड आ गया हमारा। अब देखो, अब मेन यहाँ पे हमें सोचना है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं वो साइटेशंस एरे को यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 1 3 5 6। ठीक है, ये हमारा साइटेशन एरे है। अब देखो, अब मैंने तुम्हें बताया था जब तुम मिड निकाल लो तो तुम चेक करो कि मिड मेरा आंसर कब बनेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से करो, और ये क्वेश्चन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। ठीक है, हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तुम्हें ये चीजें क्रिस्टल क्लियर होने लगेंगी। अब देखो, अब क्योंकि ये साइटेशन एरे हमारा क्या है, सॉर्टेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सॉर्टेड है। बाइनरी सर्च के बारे में तुम हमेशा सोचना जब हमारा एरे सॉर्टेड रहे। ठीक है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लगेगा ही लगेगा बाइनरी सर्च। ठीक है, मुझे देखना है कि क्या मेरा मिड आंसर है। ठीक है, तो मिड हम निकालते हैं। ठीक है, एक बार, तो ये हमारा फर्स्ट पेपर और ये हमारा 5th हो गया। तो मिड हमारा क्या निकलेगा स्टार्टिंग में, मिड हमारा निकलेगा 1 जो कि लो है, और हाई क्या है 5/2, 1 + 5 यानी कि 6/2 यानी कि 3। तो अब हमें देखना है कि क्या मिड मेरा आंसर है।
अब देखो मिड मेरा आंसर कब होगा, जब एटलीस्ट मिड नंबर ऑफ पेपर पब्लिश हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये मिड और कुछ नहीं एच है, ठीक है, जो प्रॉब्लम में लिख रखा है। ठीक है, तो ये वही चीज है कि कम से कम हमारा 3 पेपर पब्लिश हो और हर एक पेपर साइटेड हो कम से कम 3 बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 ही मिड का वैल्यू है, कम से कम 3 बार साइटेड हो। अब एक चीज तुम ध्यान से यहाँ देखो, अब तुम नॉर्मल ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिक्स लगेगा यहाँ पे। सबसे पहला बात कि 3 पेपर पब्लिश होना चाहिए कम से कम। अब तुम बताओ, यहां पे मेरे पास टोटल 5 पेपर है। ठीक है, टोटल 5 पेपर है। किन 3 पेपर को लेने में हमारा फायदा है? ध्यान से देखना, सुनना बात को। किन 3 पेपर को लेने में हमारा फायदा है? क्योंकि यहां पे क्या बोला है कि 3 आया अगर वैल्यू, इसका मतलब कि कम से कम 3 पेपर पब्लिश होना चाहिए। तो कौन सा 3 पेपर को हम इस एरे में सेलेक्ट करें और पब्लिश करें ताकि हमारा काम बन जाए? समझ रहे हो? अब देखो, अब इस एरे का एक बेनिफिट है कि ये सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड का मतलब यह है कि छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ ये सॉर्टेड है। तो इसका जो लास्ट का 3 वैल्यू है वो इस एरे का मैक्सिमम साइटेशंस वाला 3 वैल्यू है। ठीक है, इन तीनों वैल्यू का जो तुम देख रहे हो वैल्यू 3, 5, 6, यही मैक्सिमम है। और ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब ये है कि अगर हमें 3 पेपर पब्लिश करना है कम से कम, तो हम पीछे का 3 उठा लें, क्योंकि वही 3 का जो साइटेशंस का वैल्यू रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा तब होगा जब हमारे पास एक और स्टेटमेंट था कि एटलीस्ट ईच वैल्यू कम से कम h टाइम साइटेड हो। ठीक है, हम इस कंडीशन के लिए अपना रास्ता खोल दिए लास्ट के 3 वैल्यू को सिलेक्ट करके। कैसे? देखो, कम से कम 3 बार साइटेड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम पीछे से जो थर्ड वैल्यू है, ठीक है, जो कि कौन सा है, ये 3 है, अगर हम इसको चेक कर ले कि क्या ये 3 ग्रेटर देन इक्वल टू इस 3 के है, मतलब कि जो हम h निकाले उससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर है, इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यहां हमारा h का वैल्यू 3 था और हमें देखना था कि हर एक पेपर कम से कम 3 बार साइटेड हो, तो हम पीछे से जो थर्ड वैल्यू था ना उसको पिक किए। और अगर हम इसी वैल्यू को केवल चेक कर लें कि क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो हमें आगे की वैल्यू को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अब ये तुम एकदम इजीली समझ सकते हो कि क्यों जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर 3 ही मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है 3 के, तो इसके आगे का वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि एरे हमारा सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पार्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं एक चीज यहाँ पे तुम्हें समराइज करके बता देना चाहता हूँ। ठीक है, कि हमारा जो साइटेशंस एरे था वो था 0, 1, 3, 5, 6 और हमारा मिड का वैल्यू क्या आया? मिड का वैल्यू हमारा 3 आया। इसका मतलब है कि कम से कम 3 पेपर को पब्लिश कराना है। तो मेरे पास बहुत सारा पॉसिबिलिटी है यहाँ 3 पेपर को सिलेक्ट करने का। या तो हम इस पेपर को ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, या इसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। बट क्योंकि हमारे पास एक और कंडीशन है कि हर एक पेपर h टाइम साइटेड भी होना चाहिए, कम से कम h टाइम साइटेड होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम h चाहिए। तो अगर इस कंडीशन को हम ध्यान में रखें तो हमेशा हमें पीछे से जो 3 वैल्यू है उसको ही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मेरा ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है, अगर हम मान लो इस पेपर को लेते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और इस पेपर को, तो यहां क्या होता, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ही नहीं, तो हम कह देते कि मेरा 3 पॉसिबल नहीं है आंसर, जबकि 3 मेरा आंसर पॉसिबल है अगर हम लास्ट का 3 वैल्यू उठाएं तो। समझ रहे हो? तो हमें हमेशा जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसको कवर करना है। यहां तुम इसको फर्स्ट, सेकंड और इसको ले लोगे तो ये 1 का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है और तुम बोलोगे कि मिड मेरा आंसर ही नहीं बनेगा, जबकि मिड मेरा आंसर बन रहा है लास्ट के 3 वैल्यू लेने से। और यही एक्सट्रीम केस है, इससे बढ़िया तुम वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर सकते हो अपने प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के हिसाब से। समझ रहे हो?
तो एक चीज क्लियर हो गया कि अब जैसे मिड का वैल्यू यहाँ हमारा 3 आया, तो हम कुछ नहीं, हम पीछे से थर्ड वैल्यू को केवल चेक करेंगे, हमें ये सब सारे वैल्यू को भी नहीं देखना है, ठीक है, हमें बस खाली पीछे से इस थर्ड वैल्यू को चेक करना है, क्योंकि ये जो मेरा एरे है, ये एरे मेरा सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ। तो अगर हम इस 3 को अगर हम चेक कर लिए कि अगर ये 3 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये 100% सीओटी है कि इसके आगे वाला वैल्यू भी ग्रेटर होगा। और अगर यही अगर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तब तो कोई फायदा ही नहीं है चेक करने का, क्योंकि हमने लास्ट के 3 को सिलेक्ट किया जो कि बेस्ट था सिलेक्शन के लिए, और इसमें अगर यही नहीं मिला तो ये सब वैल्यू तुम कुछ भी उठा लो इधर का, कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो अब एक चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं मैथमेटिकली भी इस चीज को, ठीक है, कि हम क्या करेंगे। तो देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि तुम मिड निकाल लो, ठीक है, और चेक करो कि मिड मेरा आंसर कब बनेगा। तो अब इसी के हिसाब से हम बताएंगे कि मिड हमारा आंसर कब बनेगा, ठीक है। तो देखना मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं, इफ, ठीक है, इफ साइटेशन एरे को मैं सी से ही अभी बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है, इफ सी ऑफ एन, एन हमारा क्या है, साइटेशन एरे का साइज, एन माइनस मिड, ठीक है, एन माइनस मिड, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू मिड हो जाता है, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू मिड हो जाता है, तो हम आंसर जो अपना वेरिएबल रहेगा उसमें मिड को डाल लेंगे, ठीक है, उसमें हम मिड को डाल लेंगे, इसलिए डाल लेंगे क्योंकि ये मिड एक पॉसिबल आंसर है। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि यही हमारा आंसर है, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच, ठीक है। तो अभी के लिए तो हम ये ले लेंगे आंसर में, ठीक है, अगर इससे बड़ा अगर हमें नहीं मिला तो आंसर नहीं अपडेट होगा, बट अगर इससे बड़ा मिला तो आंसर को अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच, ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, ये कैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मैंने जैसा तुम्हें बताया वही चीज मैं लिख रहा हूं, मैं कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं कर रहा हूं। देखो अगर मेरा मिड का वैल्यू 3 है, तो हमें पीछे से जो थर्ड वैल्यू है उसको चेक करना है कि क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है। तो ये इंडेक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एन का साइज इस एरे में क्या है 5, और मिड हमारा कितना है 3, तो देखो 5 माइनस 3 2, तो इंडेक्सिंग अगर हम करें तो 0 बेस्ट होगा, तो 0 1 2, तो देखो ये सेकंड इंडेक्स पे ही ये थर्ड वैल्यू था और इसी को तो हमको कंपेयर करना था। तो नॉर्मल, अब ये इन सब चीजों को तुम एग्जाम्पल के साथ आसानी से निकाल सकते हो कि क्या हमारा ये पार्ट होगा। अब इसको तुम दूसरे वैल्यू के लिए भी चेक कर लो, लेट सपोज करो एन का वैल्यू तो मेरा कांस्टेंट है 5 और मिड का वैल्यू मेरा 4 हो गया, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1, तो यानी कि इस फर्स्ट इंडेक्स वाले को हम चेक करेंगे। अब ये करेक्ट भी है क्योंकि पीछे से चौथा, ठीक है, पीछे से चौथा यही होगा, है ना। तो 2-3 एग्जाम्पल में तुम सेट करके देखोगे तो तुम्हें इजिली पता चल जाएगा कि एन माइनस मिड हमें क्यों लेना है, ठीक है, और इन सब चीजों को हम एग्जाम्पल के थ्रू ही निकालते हैं, ठीक है। तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना तो 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू ये सब चीजें पता कर लेना, पहले तो लॉजिक समझ जाना कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार लॉजिक समझ जाओगे तो फिर आसानी से तुम पता कर सकते हो कि क्या हमारा ये पार्ट होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल मैंने लिखा कि अगर मेरा ये जो इस इंडेक्स पे वैल्यू है 3, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो आंसर को मिड से अपडेट कर दो, क्योंकि मिड का वैल्यू यहाँ पे 3 ही था, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि मिड वैल्यू पे आंसर कब बनेगा, तो मिड पे आंसर इस केस में बनेगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमारा है दूसरा चीज, ठीक है, अब हमारा है थर्ड पार्ट बाइनरी सर्च को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हम अपने लो और हाई पॉइंटर को अपडेट करेंगे, ठीक है, लो और हाई पॉइंटर को हम अपडेट करेंगे। तो इसके लिए अगेन हम यहाँ सी साइटेशन एरे को लिख लेते हैं 0 1 3 5 6, और पेपर का जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो अब हमारा मिड क्या आया था, हमारा मिड आया था 3। अब अगर मिड मेरा आंसर है तो वो तो सेकंड केस में यानी कि यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। अब एक चीज देखो, जब मेरा मिड आंसर बनता है तो वहीं पे हमें रुकना नहीं है, ठीक है। उस केस में भी हमें क्या करना है ना, हमें मैक्सिमम वैल्यू की तलाश करनी है, ठीक है। तो देखो लो मेरा था 1 पे, ठीक है, और हाई मेरा था कितने पे 5 पे, ठीक है। लो मेरा 1 पे था, हाई मेरा 5 पे था, और मिड मेरा 3 आया, ठीक है, मिड मेरा 3 आया।
अब देखो यही चीजें प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वैरी करेंगी, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मिड अगर मुझे 3 मिला, ठीक है, तो मैंने ये कंडीशन लगाया और मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मिड एक पॉसिबल आंसर है। हम ये नहीं बोल सकते कि मिड ही हमारा आंसर है, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के हिसाब से यही स्टेटमेंट है हमारा। प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच, ठीक है। तो अगर मेरा मिड इक्वल टू 3 अगर मेरा आंसर है, तो तुम मुझे ये बताओ क्या मिड से छोटे वैल्यू को अब चेक करने का जरूरत है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें रिसर्चर का मैक्सिमम एच इंडेक्स का वैल्यू देना है, सॉरी, हमें रिसर्चर का मैक्सिमम एच का वैल्यू को रिटर्न करना है एज अ एच इंडेक्स, ठीक है, ये प्रॉपर स्टेटमेंट है। तो अगर मेरा मिड इक्वल टू 3 अगर मेरा आंसर बन चुका है, तो हम इससे छोटे वैल्यू को क्यों चेक करेंगे? हमें नहीं जरूरत है चेक करने का, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरा मिड इक्वल टू 3 अगर मेरा एक पॉसिबल आंसर है, तो इसके पीछे का पार्ट अब मेरे काम का नहीं है, करेक्ट, समझ रहे हो। अब इसी से हम क्या करेंगे ना, अपने सर्च स्पेस को श्रिंक करेंगे, छोटा करते चल जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये पार्ट मेरे काम का नहीं है, तो इस पार्ट में कौन सा मेरा पॉइंटर फंसा हुआ है? लो। तो लो को कहां लेके आ जाएंगे हम? लो को लेते आ जाएंगे मिड +1 पे, ठीक है। तो यानी कि जब हम ये वाला कंडीशन लिखेंगे तो इसमें हम अपने लो को भी अपडेट करेंगे मिड +1 से, ठीक है। एकदम क्रिस्टल क्लियर है चीजें। अब देखो तुम, अब सेकंड केस, ठीक है, अब सेकंड केस, ठीक है, दो ही केस पॉसिबल है, या तो मिड मेरा आंसर होगा या मिड मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो सेकंड केस, ठीक है, ये हमारा लो, ये हमारा हाई, ये हमारा मिड, ठीक है। लो का वैल्यू 1, हाई का वैल्यू 5, मिड का वैल्यू 3। अब सपोज करो कि मिड इक्वल टू 3 मेरा आंसर नहीं बनता, ठीक है, ध्यान से समझना, मिड इक्वल टू 3 मेरा आंसर नहीं बनता। तो तुम बताओ अगर 3 वैल्यू ही मेरा आंसर नहीं बना तो क्या 4, 5 और आगे का बड़ा वैल्यू कभी भी आंसर बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। अगर थर्ड ही जो कि छोटा वैल्यू है, इस पे ही अगर हम नहीं सेटिस्फाई कर पाए एटलीस्ट एच पेपर और एटलीस्ट एच टाइम साइटेड वाला कंडीशन, तो हम फोर्थ और फिफ्थ पे कहां से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर मिड मेरा आंसर नहीं है तो ये पार्ट मेरे काम का नहीं है, आगे वाला, समझ रहे हो, ये पार्ट मेरे काम का नहीं है, आगे वाला। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कौन सा पॉइंटर हमारा फंसा हुआ है? एच फंसा हुआ है। तो एच को हम लेते आ जाएंगे मिड से एक पीछे, तो कैसे लिखेंगे? मिड -1, मैथमेटिकली हम एच इक्वल टू मिड -1 लिखेंगे। तो गाइस यही पूरा का पूरा जो है इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन था, लॉजिक था, ठीक है। अब इसको हम कोड जैसा हमने बताया है तुम्हें यहाँ पे, एग्जैक्टली इसी तरीके से हम इसे कोड कर लेंगे। तो आओ चलते हैं लीड कोड पर। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे, हम अपना n वेरिएबल निकाल लेंगे जो कि साइटेशंस एरे का साइज होगा, ठीक है, साइटेशंस का साइज होगा, ठीक है। तो ये n हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हम लो का वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या होगा, लो हमारा हमेशा 1 पे रहेगा, अभी हमने देखा है। और हाई हमारा कहाँ रहता है? हाई हमारा रहता है साइटेशन एरे के साइज पे, क्योंकि जो पेपर है, पेपर का नंबरिंग है वो 1 से लेकर के n ही तक है, ठीक है। और ये हमने तुम्हें लॉजिक में अभी समझाया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा वाइल लूप? लो लेस देन इक्वल टू हाई तक। यहीं तक क्यों चला? क्योंकि लो लेस देन इक्वल टू हाई तक में हम पूरा सर्च स्पेस कवर कर लेंगे, ठीक है। अब अगर लो ग्रेटर देन हाई हुआ, इसका मतलब यह है कि सर्च स्पेस कवर हो चुका है। ये मैंने तुम्हें बाइनरी सर्च के फर्स्ट प्रॉब्लम में भी समझाया था, ठीक है, और यहां पर भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड निकालेंगे। तो मिड क्या होगा? लो प्लस हाई, लो प्लस हाई बाई 2, ये हमारा मिड निकल गया। अब हमें देखना है कि मिड मेरा आंसर कब बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल रख लेते हैं, ठीक है। आंसर में लेट सपोज करो हम -1 रख लिए अभी के लिए। अब हमें देखना है कि मिड हमारा आंसर कब बनेगा। तो मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, कि अगर मेरा साइटेशंस ऑफ n माइनस मिड, यानी कि पीछे से जो थर्ड वैल्यू, जैसे मैंने एग्जांपल में तुम्हें दिखाया था, ठीक है, इस केस के लिए मिड हमारा 3 आया था, तो पीछे से थर्ड वैल्यू, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे साइटेशंस ऑफ n माइनस मिड से। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है मिड के,
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है मिड के, इसका मतलब ये है कि मेरा मिड एक पॉसिबल आंसर है। मिड मेरा अगर पॉसिबल आंसर है तो उससे छोटे वैल्यू को मुझे चेक करने का जरूरत नहीं है। तो छोटे वैल्यू का मतलब है कि मेरा लो पॉइंटर उधर फंसा हुआ है, तो उसको मूव करके एक आगे ले आओ। ठीक है, यानी कि अब मेरा जो नया सर्च स्पेस बनेगा उसमें लो मिड प्लस 1 पे रहेगा। ठीक है, ये केस हो गया। और अगर ये नहीं हुआ, इसका मतलब कि मिड मेरा आंसर नहीं है। तो मिड जब आंसर नहीं है तो उस केस में बड़े वैल्यू को अब चेक करने का जरूरत नहीं है। तो बड़े वैल्यू की तरफ हमारा हाई पॉइंटर फंसा था, उसको हम मिड से एक पीछे ले आए। ठीक है, तो एल्स में हाई को हम मिड -1 पे रख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, रिटर्न कर देंगे आंसर को। एक बार रन करके देख लेते हैं। ये नेटवर्क एरर है। ठीक है, एक बार और हम ट्राई करते हैं। और ये देखो, ये हमें बोल रहा है कि हमने डिक्लेयर किया है लो को LOW और हम यहाँ यूज कर रहे हैं L, तो ये गलत बात है। ठीक है, लो को हम लो कर लेते हैं और फिर ये हाई के लिए भी बोलेगा, तो इसके लिए हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं उस चीज़ को। और ये देखो, गिवन टेस्ट केसेस जो इधर दिया हुआ था वो एक्सेप्ट हो गया। अब एक बार सबमिट करते हैं ताकि हमें पता चले कि सारा का सारा टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। और ये देख सकते हो, ठीक है, और ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये फेल कर गया। ये क्यों फेल कर गया? क्योंकि जो हमारा आंसर है वो क्या है, रिसर्चर का H इंडेक्स। तो अगर मेरा पेपर का साइज अगर 0 है, ठीक है, तो वो भी तो एक पॉसिबल आंसर है, जिसका मतलब ये है कि 0 पेपर पब्लिश हुआ है और 0 टाइम साइटेड हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अगर कुछ नहीं होता है तो आंसर को हमें एज अ 0 डिक्लेयर करना है। ठीक है, अब देखो, ये चीज मैं तुम्हें अभी कोडिंग के टाइम पे बता सकता था, बट मैं तुम्हें ये चीज दिखाना चाहता था कि ये क्यों फेल किया। तो जब भी तुम आंसर को इनिशियली में इनिशियलाइज करो तो एक ऐसे वैल्यू पे इनिशियलाइज करो जो कि हमेशा पॉसिबल बनेगा आंसर। ठीक है, वो प्रॉब्लम के हिसाब से देखना है तुम्हें। ठीक है, तो यहां देखो, यहां आंसर इक्वल टू 0 हमेशा पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये केस तो हमेशा पॉसिबल है ना कि 0 पेपर पब्लिश हो और 0 टाइम साइटेड हो। ठीक है, तो ये हमारा यहां पे फेल कर रहा था, जिसको कि हमने यहां पे सुधार लिया। अब हम यहां सबमिट करते हैं और ये देखो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, तो बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा log n होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस।